दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाइड इन 1004 एरियाज और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर एक्सपेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टू रिड्यूस एनिमल एंड ह्यूमन कन्फ्रंटेशंस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है मानव वन्य जीव संघर्ष। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो हाल ही में केरल वन विभाग ने मानव वन्य जीव संघर्ष पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य में लगभग 1000 से ज्यादा स्थानों पर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं केरल में हुए एक अन्य अध्ययन ने वन्य जीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान का भी आकलन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक 2013-14 और 2018-19 के बीच फसलों को नुकसान के 48,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं केवल केरल तक सीमित हैं, बल्कि आए दिन इस तरह के मामले देश भर में देखे जाते हैं, जिनमें न केवल बड़ी तादाद में जान माल का नुकसान होता है, बल्कि वन्य जीव प्रजातियों को भी खतरे का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसे संघर्ष में उनकी जान तक चली जाती है। बढ़ती आबादी और वन्य जीवों के घटते आवास ने इस खतरे को लगातार बढ़ाया ही है। ऐसे में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना और इसके हल के लिए कोशिश करना सरकार के साथ साथ पर्यावरणविदों के लिए भी चुनौती बनी हुई है। तो आज के इस आर्टिकल में हम इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मानव वन्यजीव संघर्ष है क्या। तो मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष तब होता है जब मानव और वन्य जीवों के बीच संपर्क के नकारात्मक पहलू सामने आते हैं। इन नकारात्मक पहलुओं में संपत्ति, आजीविका और जीवन की हानि आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। मानव वन्य जीव टकराव से न केवल फसलों को हानि होती है, बल्कि स्वयं वन्य जीवों को भी नुकसान होता है। एक रिपोर्ट की माने तो 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीवों की संख्या में लगभग 68% की कमी देखी गई है। मानव वन्य जीव संघर्ष में सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति हाथी और बाघ के स्तर पर देखने को मिली है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार जंगली बिल्ली की लगभग 75% प्रजाति इस तरह के टकराव में शामिल है। एशियाई हाथी भारत में वन्य जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है, तो वहीं ये केरल का राज्य पशु भी है। केरल के अधिकांश हिंदू पर्वों पर आयोजित वार्षिक उत्सव के जुलूसों और औपचारिक परिक्रमा के दौरान हाथी हिंदू देवता को ले जाते हैं, जबकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि हाथियों के हमले के कारण हर साल लगभग 500 लोग अपनी जान गंवाते हैं। वहीं बात राष्ट्रीय स्तर की करें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2014-15 और 2018-19 के बीच लगभग 500 हाथियों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर हाथी मानव वन्यजीव टकराव की वजह से मारे गए, जबकि इसी अवधि के दौरान हाथियों के साथ टकराव के चलते 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं मानव बाघ संघर्ष में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की संख्या 276 थी। तो इसी प्रकार की एक रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर साल विभिन्न टकरावों के चलते लगभग 400 लोग आदमखोर तेंदुओं का शिकार बन जाते हैं। मानव वन्य जीवों का संबंध तो सतत रूप से हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसमें मानव और वन्य जीवों के मध्य टकराव की स्थिति भी देखी गई। हालांकि टकराव की स्थिति बहुत ही कम या न के बराबर देखने को मिली, लेकिन हाल के वर्षों में इस तरह के टकरावों की चर्चा आम हो चली है। इस टकराव से न केवल जान माल की हानि हो रही है, वरन वन्य जीवों को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि इस तरह के टकराव के लिए जिम्मेदार कारणों की पड़ताल की जाए। तो आइए मानव वन्यजीव संघर्ष को जानने के बाद अब जानते हैं कि इस टकराव के
क्या प्रमुख कारण हैं? तो मानव वन्यजीव संघर्ष के कारणों पर नजर डालें तो मानवीय कारण सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तेजी से बढ़ती मानव आबादी की खाद्य जरूरतों ने खाद्य फसलों की मांग को बढ़ाया है। इसी के चलते अनाजों की खेती के लिए कृषि भूमि का लगातार विस्तार किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कृषि भूमि का विस्तार मानव वन्यजीव टकराव की लगभग 30% घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह जंगलों की तरफ तेजी से होता शहरीकरण इस टकराव का अन्य कारण है, जो लगभग 24% घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। मानवीय जरूरतों में लगातार इजाफे के कारण शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते तेजी से वन क्षेत्रों में पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिससे न केवल वन्य जीवों के आवास उजड़ रहे हैं बल्कि उनके भोजन आपूर्ति में भी बाधा आ रही है। इसी वजह से वो शिकार के लिए मानव आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे न केवल स्वतंत्र विचरण करने वाले वन्य जीवों को असहजता हो रही है बल्कि उनके स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक अन्य कारण पर नजर डालें तो भारत में परिवहन सेवाओं का विस्तार वनों के आसपास के इलाकों में किया जा रहा है, जिससे वाहनों के शोर की वजह से जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर मानव आबादी की तरफ आ रहे हैं। अब बात मानव वन्यजीव टकराव के प्राकृतिक कारणों की करें तो उनमें वन्य जीवों की आबादी का बढ़ना एक कारण है। मसलन बाघों की गणना पर जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बाघों की संख्या में लगभग 33% का इजाफा हुआ है। इससे उनके प्राकृतिक आवास और विचरण का क्षेत्र संकुचित हुआ है। जहां जंगलों पर एक ओर मानवीय उपस्थिति का दबाव बढ़ा है तो वहीं जंगली जानवरों की बढ़ती आबादी से उनके रहने का स्पेस भी कम होता जा रहा है। इसके अलावा संघर्ष का एक कारण जलवायु परिवर्तन भी है, जिसका असर वन्य जीवों के पर्यावास पर पड़ा है, जिससे वन्य जीव अपना प्राकृतिक आवास छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जंगलों की आग भी एक अन्य प्रमुख कारण है, जिसने वन्य जीवों को जंगलों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा जंगलों में खाद्य श्रृंखला के बिगड़ने से मांसाहारी जानवरों का पलायन भी देखने को मिला है। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि जंगलों के समीप बसे गांवों के निवासी अपने मवेशियों को जंगल में घास के लिए छोड़ देते हैं, जिससे अतिचारण की स्थिति में हिरण जैसे अन्य शाकाहारी जानवर पलायन कर जाते हैं और इनके जाने से उस क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है। इन सब के साथ कभी कभार विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभावों के चलते जंगली जानवरों के व्यवहार में इतना परिवर्तन आता है कि वो स्वभाव से ही हिंसक बन जाते हैं और शिकार के लिए मानवों या पालतू पशुओं पर हमला करने से नहीं चूकते। गौरतलब है कि उत्तराखंड में तेंदुओं के आदमखोर बनने के बारे में एक रोचक तथ्य है, जिसे मशहूर लेखक और शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग में लिखा है। इनके मुताबिक 20वीं सदी में उत्तर भारत में हैजा और वॉर फीवर नाम की बीमारी फैलने की वजह से कई लोग मारे गए। संक्रामक रोग की वजह से मरने के कारण ऐसी लाशों का अंतिम संस्कार पारंपरिक रीति से न करके ऐसी लाशों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। इसके बाद जब ये शव खाई या जंगल में गिरते तो तेंदुए इनका मांस खा लेते थे और इस तरह इस जानवर के आदमखोर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि असल समस्या तब शुरू हुई जब संक्रामक बीमारी का असर कम होने लगा और जंगलों में पहुंचने वाले शवों की संख्या कम होने लगी। तब आदमखोर बन चुके तेंदुओं ने जंगलों को छोड़कर पहाड़ी गांवों का रुख शुरू किया। वन्य जीव हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन सब से हमारे पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला सतत रूप से चलती रहती है। इसलिए इनके महत्व के कारण वन्य जीवों के संरक्षण का मुद्दा अक्सर चर्चाओं के केंद्र में रहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और मानव वन्यजीव टकराव को कम करने के उपायों को जानने से पहले इस बात को भी जानना जरूरी है कि संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं के चलते पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, जो मानव के अस्तित्व के साथ उसकी जरूरतों को पूरा करता रहा है, जैसे आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप विकसित हुए हैं और उनका जीवन तब तक सामान्य रूप से चलता रहता है जब तक पर्यावरण अनुकूल रहता है। लेकिन मनुष्य ने विकास के क्रम में न केवल पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा है, बल्कि वन्य जीवों और समुद्री जीवों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए इन जीवों और पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए संवैधानिक स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं।
तो सबसे पहले चर्चा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 की करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी के साथ संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य में कहा गया है कि नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य जीव शामिल हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। संवैधानिक प्रयासों के साथ ही भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा का प्रयास किया गया है। मसलन 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 आदि प्रमुख रूप से लाभकारी रहे हैं। इन संवैधानिक उपायों के बाद अब जानते हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं। मानव वन्य जीवों में अंतर संबंध इतना गहरा है कि मानव और वन्य जीवों के बीच संपर्क बना ही रहता है और इससे टकराव की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में मानव वन्य जीव टकराव को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, हालांकि इसे कम जरूर किया जा सकता है। इस टकराव को कम करने के लिए सबसे पहले ऐसे इलाकों की मैपिंग करने की जरूरत है जहां इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर दर्ज की जाती हैं, जैसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास का क्षेत्र, जहां आए दिन तेंदुओं के हमले की खबरें अब आम हो चली हैं। इसी के साथ इन जंगली इलाकों से सटे गांवों में बाड़ लगाने जैसे उपाय करने की भी जरूरत है और इनमें सोलर फेंसिंग के साथ झटके वाले तार से फेंसिंग की जा सकती है। अन्य उपायों के रूप में संरक्षित क्षेत्रों के क्षेत्रफल में वृद्धि करके और संरक्षित क्षेत्रों में होने वाले मानवीय हस्तक्षेप को कम करके भी मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सकता है। तो वहीं इसके अलावा वन्य जीवों के लिए गलियारों का निर्माण एक जरूरी कदम साबित हो सकता है। नवीनतम वन रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वनावरण और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। अगर इसकी तुलना साल 2019 के आंकड़ों से करें तो देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार एक कोशिश घने वनावरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए की जानी चाहिए, जिससे वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक आवास से संबंधित समस्याओं के कारण जंगल न छोड़ना पड़े। इसी के साथ चाय बागानों और जंगली इलाकों के पास मौजूद खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों का जीवन बीमा कराए जाने की भी दरकार है, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उनका इलाज कराया जा सके या उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुँचाई जा सके। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के साथ इस टकराव से निपटने के लिए शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस तरह के संघर्ष से प्रभावित इलाकों में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और नाइट विजन कैमरों की मदद से निगरानी किए जाने की भी जरूरत है। अब बात व्यक्तिगत स्तर पर प्रयासों की करें तो हमें जंगलों में अतिचारण की स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है। तो वहीं जंगलों के पास गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी और पशुधन की रक्षा के लिए प्राकृतिक बाधाओं, मसलन मधुमक्खी, मिर्च की खेती, धुआं जैसे उपायों को अपनाने की जरूरत है। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे ग्रह पर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और इसकी सतत क्रियाविधि को बनाए रखने के लिए सभी प्रजातियों की अपनी भूमिका है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचना होगा जो वन्य जीवों या पर्यावरण के लिए खतरा बन सकते हैं। मानव पशु संघर्ष को कम करने और मनुष्यों एवं वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ाने में स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी मददगार हो सकती है। इसीलिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने की भी जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है? इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए इस संघर्ष को कम करने के उपाय भी सुझाइए।